हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पर्सन के थॉट्स के बारे में जिनका नाम मीनाक्षी है। तो ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ मेरी व्हाट्सएप की कॉन्वर्जेसन के थ्रू। मैंने कोई पोस्ट डाली थी, तो और भी पोस्ट आती रहती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही सबसे बड़ा ये जो चल रहा है, ये जो स्यूडो साइंस फैलाना या अनसाइंटिफिक बातें फैलाना, मिथ्स फैलाना, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू होता है। और हम व्हाट्सएप से ही ग्राउंड रिपोर्ट जान सकते हैं कि एक पर्सन के दिमाग में क्या साइकोलॉजिकली मतलब चलता है उनके दिमाग में, जो ये विदाउट किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किए बगैर वो लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, जो मीनाक्षी करके जिनका केस हुआ था, मतलब कर्नाटका पुलिस वगैरह ने उनके मतलब एफआईआर किया था क्योंकि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था और उसमें स्पेसिफिकली गांधी जी के ऊपर कुछ चीज़ें बोली थी। अ, तो हम वीडियो सुनेंगे थोड़ा थोड़ा पार्ट और उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो पर्सन। नमस्ते भारत। मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी। मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। आप विचार कीजिए कि भारत जैसे देश में एक पंजाब क्षेत्र। अब यहाँ पर हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बात कही गई कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी मैंने की थी बहुत ही मर्यादित भाषा में। तो इनका भाषण अगर आप सुनना चाहें, स्पेसिफिकली जो इन्होंने कहा था वो आप जाकर सुन सकते हैं। और ये जो राष्ट्रपिता कहे जाने वाले पर्सन के बारे में, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कि महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली हम फादर ऑफ नेशन नहीं कहते, कहीं पर भी ये रिटर्न नहीं है ऑफिशियली कि महात्मा गांधी इज़ अ फादर ऑफ नेशन। ये जो है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ था? राष्ट्रपिता कह के उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने इन जुलाई 6 1944 में रेडियो एड्रेस के द्वारा जो मैसेज भेजा जाता था सिंगापुर में, उसमें उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को संबोधित किया था। और राष्ट्रपिता की इंग्लिश है कि फादर ऑफ नेशन। तो यहीं से ये चीज़ उठ के आई है। कभी भी कोई ऑफिशियल टाइटल या ऑफिशियली कहीं रिटर्न नहीं है गांधी जी के, मतलब इस टाइटल के बारे में। और दूसरी बात ये कि जो ये इतिहासकार ये जो बोल रही हैं कि इतिहासकारिक मतलब इतिहासकारों ने जो तथ्य दिए हैं उनकी बुकों के द्वारा कहा गया है, तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री जो है सबसे इजी है मैनिपुलेट करना। खास करके जो हिस्ट्री आपको 1400 जो एडी से पहले की होगी या 1300 एडी से पहले की होगी, तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी 100% प्रूफ के साथ कुछ नहीं कह पाता। बिफोर मतलब कि 1400 से और 1500 से पहले की जो चीज़ें हैं उन सब में डिबेट हो सकती है और इसका कोई नतीजा नहीं होता कभी भी। लेकिन इनके ऊपर जो चार्ज है मेन वो ये है कि इन्होंने भाषण दिया, उसमें भड़काने की वो चीज़ें हैं। और मुझे भी नहीं समझ आया कि इन पे चार्ज लगा कैसे, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में तो आप लोग बहुत ईजी वे में ये चीज़ समझ गए होंगे कि पहली बात, धर्म के नाम पर कोई भी कहीं भी भड़काऊ भाषण देता है सनातन के फेवर में, हिंदुत्व के फेवर में, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इन पे कैसे लग गया मुझे नहीं समझ आया। चलिए वीडियो को आगे डिस्कस करते हैं। क्षेत्र के सांसद भगत सिंह को आतंकवादी कहकर पुकारते हैं। हमारे देश में वीर सावरकर को गालियां दी जाती हैं। हमारे देश में प्रभु श्री राम के होने के बार बार प्रमाण मांगे जाते हैं। हमारे देश में श्री कृष्ण के चरित्र को बार बार देखिए, सावरकर
और चाहे भगत सिंह हो गए, सभी फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी में आते हैं और किसी पर भी ये नहीं कहा जाना चाहिए। और जिन्होंने ये जिनका नाम ले रही है सब पर चार्ज लगे थे। गिराया जाता है, उनके चरित्र का दोहन होता है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, सब पे एफआईआर दर्ज होती है, सब पर होती है। और स्पेसिफिकली जो श्री कृष्ण और श्री राम जी की बात कही गई है उसमें तो आज के टाइम पे तो तुरंत होती है, तुरंत मतलब एकदम इतनी तेजी से काम किसी चीज़ में नहीं होता। आप विचार कीजिए कि हमारे देश में एक पेंटर जो माता सीता, माता लक्ष्मी और अन्य कई देवियों की नंगी तस्वीरें बनाता है, उसको पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जाता है। जिस पेंटर की ये बात कर रही हैं, पहली बात तो ये बात सही है बिल्कुल, ऐसे इंसान को कोई भी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने जो बोली, यहाँ पर मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये वही देश है जहाँ पर त्रावणकोर में, केरला में औरतों के ऊपर ब्रेस्ट पर टैक्स लगाया जाता था। उनके स्तन कितने बड़े हैं, इस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ये हार्श रियलिटी है इंडिया की। यही वो देश है जहाँ पर सती प्रथा जैसी चीज़ें थी। दोनों को कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ना बिल्कुल गलत बात है कि ऐसे किसी भी पर्सन को सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए जो ऐसी फ़ोटो बनाता है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो ब्लाउज का जो कॉन्सेप्ट है, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये जो ब्लाउज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी माताएं बहनें साड़ी पहनती हैं, वो कॉन्सेप्ट भी अराउंड 1500 के बाद आया है। आप इस चीज़ के बारे में जाकर रिसर्च कीजिएगा कि त्रावणकोर में क्या होता था, ब्रेस्ट पे टैक्स लगाए जाते थे, सती प्रथा क्या है। और दूसरी बात, ये ब्लाउज का जो कॉन्सेप्ट है ये अराउंड 1500 एंड 1600 के बाद डेवलप हुआ है। आपको पता चलेगा। मेरे को स्पेसिफिकली अभी याद नहीं आ रहा उस पर्सन का नाम। चलिए कोई बात नहीं, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इसके बारे में। वीडियो को आगे देखते हैं। एफआईआर तो होने से रही, हमारे देश में मदर टेरेसा आती है, हमारे देश की संस्कृति को खराब करती है या कन्वर्जन करती है और उसको भारत रत्न। मदर टेरेसा, शी वॉज द लेडी, हाँ, जिसने मतलब धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि वही है, एक अच्छा टॉपिक लेके आओ, समाज में इन्फ्लुएंस करो लोगों को और फिर उसके नाम पर अपने धर्म का एजेंडा चलाओ। और ये धर्म हर धर्म करता है, कोई प्यार से करता है। क्रिश्चियनिटी का ये है कि तुम्हें पैसा देंगे, गरीबों को पैसा बांटेंगे, फ्री स्कूल्स चलाएंगे, या ये मदर टेरेसा वाला कॉन्सेप्ट, तो मतलब उनका वो तरीका है। मुस्लिम्स का क्या है, हाथापाई, वॉयलेंस, ये है। और अब उसी रास्ते पर हिंदुत्व भी है, उसी रास्ते पर है। मिल जाता है। अब विचार कीजिए, हमारे देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाता है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये वीडियो की, ये कन्हैया कुमार के बारे में बात कर रही है। कन्हैया कुमार अरेस्ट हुए थे तुरंत। इस वीडियो, ये जो भारत तेरे कन्हैया कुमार अरेस्ट हुए थे तुरंत इस मतलब बयान के बाद कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जो वीडियो वायरल हुई थी, तुरंत अरेस्ट हुए थे क्योंकि ये देशद्रोह वाला मामला है। लेकिन क्या हुआ, उनको मतलब वो वीडियो जो थी वो एडिटेड थी, ये पाया गया इन अ कोर्ट, ये प्रूफ हुआ, तब उन्हें रिलीज़ किया गया था। शायद ये इन्हें पता नहीं है, ये आप लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। तभी तो आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई कुछ भी बोलता है उसके पीछे एक बढ़िया सा म्यूज़िक लगा देगा, आंखों में वो लेज़र लाइट लगा देगा, एडिटिंग करेंगे मस्ती, और आप बस मतलब उसको दे फॉरवर्ड चलता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई हुई थी, वो जेल भी गया था, सब कुछ हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन मेरे पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है तो आप ये वीडियो कैसे बना के वायरल कर रही थी? आपकी वीडियो बनाई हुई न्यूज़ में कैसे चल रही थी? है ना मेरे पास कोई प्रश्न करने का अधिकार है।
मतलब और ये सब प्रश्न कुछ केवल कह दो मेरा नहीं है, जब मेरे आप जैसे स्टेज कई पे लोगों का खड़े है। हो। क्या ये सब कुछ कह दो, ये सब कुछ कह दो जब आप स्टेज पर, मतलब आपको पूरी परमिशन है, स्टेज पर जाओ, भाषण दो, उसमें कुछ भी बोलो, उसके बारे में जब आप पे चार्ज लगे तो आके वीडियो बनाओ, वो वीडियो जाके न्यूज़ में चले, लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो, और ये कह दो लास्ट में मेरे को तो कोई सवाल ही नहीं पूछने देता, मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे मतलब अटैक किया जा रहा है। कि किस दस्तावेज में कहाँ ये लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता है? ये कहाँ लिखा? नहीं लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है। ये चीज राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें संबोधित किया था। ये सिंगापुर का जो रेडियो स्टेशन है, उस टाइम पे जो रेडियो पे सुना जाता था, वहाँ से ये चीज़ रिकॉर्डेड है। आपको अगर नेट पे ढूंढना है तो आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न कई लोगों का है, आप विचार कीजिए। मेरा हाँ, तो जिन भी लोगों का है वो प्लीज एक बार रिसर्च कर लें। केवल इतना कहने पर कि इस माँ भारती का कोई पुत्र तो हो सकता है, कोई सपूत तो हो सकता है, लेकिन माँ भारती का, इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता है, इतना कहने पर मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। और मैंने देखा कि जब ये केस मेरे ऊपर हुआ तो कई रिपोर्टर्स ने और कई जगह ऐसी हेडलाइंस आई कि नॉर्थ की एक वक्ता ने इस प्रकार का बयान दिया है। तो आगे फिर वही है, चीज़ों के बारे में कहा गया है, अपने बारे में। मैं एक भारत की बेटी हूँ, भारत की बेटी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, भारत की बेटी है, और जब से ये केस हुआ है तो अन्य लोगों तक पहुँचाने में सफल रहे। हजारों लोगों तक भी पहुंची, वीडियो हर जगह पहुंच गई है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको क्रॉस चेक कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 सोर्सेज से क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपको मतलब आपका क्या पॉइंट बनता है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो एंड एक और चीज़, सी इज़ द पर्सन जो ओपनली सूडो साइंस स्प्रेडर है। मैं इसीलिए इन पे एक और मतलब थोड़ी देर की और वीडियो बनाना चाहूँगा, आप उसको देखिए। इनका एक बयान था, रुकिए मैं वीडियो को चलाता हूँ, उस वीडियो को। मतलब इनके बयान आते रहते हैं सूडो साइंस से रिलेटेड, लेकिन स्पेसिफिकली मैं उस वीडियो को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। कोई लॉजिकल बात नहीं कि किसी के ऊपर सेब गिरा, उसके दिमाग में सारी कैलकुलेशन हो, मैं अपने ऊपर पत्थर डाली थी, सारी कैलकुलेशन ऐसे हो जाती है दिमाग में। तो ये बात इन्होंने कही थी, धर्मा लाइव शायद चैनल हैगा उस पर, या यूट्यूब चैनल होगा, जो भी है, उस पर कही थी कि किसी पे सेब गिरा और उसने मतलब सारी कैलकुलेशन कर ली, ग्रेविटी को लेकर ये सारे प्रिंसिपल दे दिया है। ये कोई बात हुई? तो इसके रिगार्डिंग ही हम डिस्कशन करेंगे। न्यूटन नाम के एक व्यक्ति ने कह दिया कि ग्रेविटेशनल लॉ ये है। आपने प्रयास ही नहीं करा ये जानने के कि 1200 वर्ष पहले ही हमारे भास्कर आचार्य इस बारे में बता चुके हैं। जो मैम कह रहे हैं कि जो बात 1200 साल पहले भास्कर ने कही, वो सेम बात 2500 साल पहले एरिस्टोटल बोल चुके हैं। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए कि हम न्यूटन या आइंस्टाइन को इसलिए प्रेज नहीं करते क्योंकि उन्होंने मतलब कि हमें ग्रेविटी के बारे में बताया। हम उन्हें इसलिए प्रेज करते हैं, या पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उन्हें इसलिए प्रेज करती है क्योंकि उनके द्वारा जो इक्वेशन दी गई, जो थ्योरी दी गई, जो डेटा दिया गया, उसकी हेल्प से हम सारी चीज़ों को बना पाते हैं। ये जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उस चीज़ की वजह से डेवलप हुआ है। आप इस चीज़ को समझते नहीं है। एक पर्सन जिसने किसी कॉन्सेप्ट को दिया बाय द हेल्प ऑफ फिलॉसफी, बाय द थ्रू ऑफ फिलॉसफी, किसी ने किसी चीज़ को बोला, ऐसे बहुत से स्कॉलर हैं जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत बहुत पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली हैं, लेकिन उनकी उस बोले गई चीज़ से कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या समाज में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ। न्यूटन और आइंस्टाइन ने जो काम किया है उसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी एडवांस करने में बहुत हेल्प हुई। बहुत सी चीज़ें आज आप मतलब कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, न्यूटन और आइंस्टाइन ने जो चीज़ें दी हैं,
जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके बेस पे ही हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ी है, हम टेक्नोलॉजी में इतनी अच्छी एडवांस चीज़ें बना पाते हैं। इसीलिए न्यूटन और आइंस्टाइन को का नाम लिया जाता है और उन्हें प्रेज किया जाता है। और बाकी आपको इस पे मतलब एक डिटेल्ड चीज़ समझनी हो ग्रेविटी में और उन्होंने क्या क्या बोला और क्या इक्वेशन है, क्या प्रिंसिपल्स दिए, तो ये बायोशाला का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है ये बायोशाला का, ये अंकित जी हैं जो सूडो साइंस डिबंकिंग वीडियो और ऐसी वीडियो बनाते हैं और साइंस कम्युनिकेटर हैंगे, तो इनकी वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत से लोग हैं, इनकी वीडियो आप साइंस को कम से कम मतलब बहुत ही इजी वे में समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ गेन नॉलेज, आप चीज़ों को पढ़िए और स्पेसिफिकली रिसर्च पेपर, अगर आपको कोई भी वीडियो मिलती है तो उसको क्रॉस चेक कीजिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को।